वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म के MCQs। तो MCQs अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट अब एग्जाम में MCQs का पूछा जाएगा और MCQs के थ्रू ही हम लोग चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो कब शुरू हुआ था। तो देखो, इसको याद करने का तरीका है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। आप लिखो 7 फिर 8 और फिर 9, 7 8 9 लगातार और इसके आगे 1 लगा दो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। उसका आंसर 1789 हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 को। 789 तो लगातार है ही और उसके आगे 1 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट दैट टाइम। तो 1789 जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले फ्रांस की क्या कंडीशन थी। क्या था फ्रांस में, डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक, सोवरेन स्टेट या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की। तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट मोनार्की। वहाँ पर पूरी तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्की थी। इसका मतलब है कि वहाँ पर राजा की चलती थी, जो भी राजा कहता था वो होता था। चाहे उसने कह दिया कि भाई इस पर्सन को उठा के लाओ और इसका सर काट दो, बस हो गया। कोई कुछ अपील नहीं, कोई कोर्ट वोट में नहीं जाना, कुछ नहीं। क्या गलती की, नथिंग। एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मोनार्क कहेगा, मोनार्क होता है राजा या रानी, जो कहेगा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कैसे पता लगा फ्रांस में कि भाई जितने भी लोग हैं वो सब मिलजुल के रहते हैं, एक यूनाइटेड कम्युनिटी है और हर किसी के पास क्या है, इक्वल राइट्स हैं, सबके पास समान अधिकार है। ये हमें फ्रांस की किस बात से पता लगता है। तो इसका आंसर है ए, ला पेट्रे द फादरलैंड एंड ली सिटियोन द सिटीजन। तो ला पेट्रे, फादरलैंड, ली सिटियोन, इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी थी उनके पास इक्वल राइट्स थे लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। तो नया जो फ्रेंच फ्लैग था उसमें कितने रंग थे। हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। इसी तरीके से फ्रांस के झंडे में भी 3 कलर हैं। तो ट्राई कलर, 3 रंग हैं फ्रांस के झंडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वॉज द एस्टेट्स जनरल इलेक्टेड। तो एस्टेट्स जनरल जो है उसको कौन इलेक्ट करता था। तो एक्टिव सिटीजन्स। तो कुछ सिटीजन्स होते थे एक्टिव सिटीजन्स, कौन होते थे फ्रांस में, जो लोग वोट दे सकते थे। तो एस्टेट जनरल को कौन चुनता था, एक्टिव सिटीजन्स चुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द एस्टेट जनरल। जो एस्टेट जनरल फ्रांस में हुआ करती थी उसका नया नाम क्या बदल के रखा गया। तो उसका नाम रखा गया स्टेट्स असेंबली। स्टेट्स असेंबली उसका नाम बदल के रख दिया गया था। एक सेकेंड, स्टेट असेंबली नहीं, सॉरी, नेशनल असेंबली है ना। पहले स्टेट जनरल थी, फिर उसके बाद उसका नाम जो रखा गया था वो नेशनल असेंबली रखा गया था। ठीक है, क्या नाम रखा गया था, नेशनल असेंबली। CS का आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन। नेशन के नाम पर कौन कौन से एक्शंस लिए गए थे, क्या क्या काम किए गए थे देश बनाने के नाम पे। तो इसका आंसर है देखो C, हिम्स वर कंपोज्ड, यानी कि काफ़ी सारी कविताएं वगैरह, धुनें लिखी गई। ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, कस्टम ड्यूटीज़ वर एबॉलिश्ड। तो हिम्स लिखे गए, काफ़ी सारे जो हैं गाने, कहानियाँ, कविताएं लिखी गई। ओथ्स टेकन, शपथ ली गई। मार्टियर्स, जो शहीद हो गए थे लोग, उनको याद किया गया। कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई, मतलब जो व्यापार होता था उसमें काफ़ी सारे टैक्स लगा करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से देश में कामकाज चलेगा। तो किस तरीके से अब कामकाज देश में चला करेगा, तो वो किस तरीके का सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका देखो आंसर है B, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लगाया गया था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अब एक अगर फ्रांस है तो सेंटर में से, कैपिटल से पूरे देश का अब कामकाज चला करेगा। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल डायलेक्ट्स। देखिए, डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियाँ। तो एक तो भाषा होती है और एक भाषा की बोलियाँ होती हैं। जैसे कि हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा की कई सारी बोलियाँ हैं, जैसे कि अवधी है ना, और बहुत सारी हिंदी भाषा की जैसे कि बोलियाँ हैं, मतलब वो बोलते हिंदी हैं मगर अपने काफ़ी सारे वर्ड्स रीजन के हिसाब से ऐड हो जाते हैं, इसलिए उनको हम लोग बोलियाँ बोलते हैं, और इंग्लिश में डायलैक्ट्स। तो रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज एंड डैश बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन ऑफ फ्रांस।
फ्रांस की जो नॉर्मल लैंग्वेजेस बोली जाती थी उन सबको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया, और कौन सी भाषा को काफ़ी आगे बढ़ाया गया, तो ऑब्वियसली फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया फ्रांस में, तो फ्रेंच भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिशन डिड द रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेस्टिनी टू द फ्रेंच पीपल। तो फ्रेंच पीपल की डेस्टिनी क्या है? टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, टू हेल्प अदर्स पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो इन्होंने क्या कहा? ए है इसका आंसर, कि भाई हम जैसे कि यूरोप में डेमोक्रेसी आ गई है, हमने राजा को उखाड़ फेंका, इसी तरीके से फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई, यूरोप के सारे देशों में हम लोग राजा को उखाड़ फेंकेंगे और डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। इस तरीके की बातें फ्रांस के लोग अब करने लगे थे, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। अब जो फ्रांस में हुआ वो यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में जब पहुंचा तो फिर क्या हुआ इसका? तो स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। तो फ्रांस में जैकोबियन क्लब्स की स्थापना हुई थी, और जैकोबियन क्लब्स की स्थापना के साथ साथ फ्रांस का जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अब क्या आ गया था? डेमोक्रेसी की बातें आने लगी थी, और वहाँ पे राजा को उखाड़ फेंकने की बातें आने लगी थी। तो स्टूडेंट्स जो थे, जब उनको पता लगा कि फ्रांस में ऐसा हुआ है, तो बाकी यूरोप के अलग अलग देशों में भी यही सब कि भाई अब राजा को उखाड़ के फेंकेंगे और डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, इस तरीके की बातें यूरोप के सारे देशों में फैलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का क्या काम हुआ करता था? तो इसका आंसर है टू होल्ड एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स। तो बहुत सारे काम कैंपेन्स वगैरह चलाया करते थे लोगों को अवेयर करवाने के लिए, जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स ऑफ हेल्ड एट जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब में जो एक्टिविटी या कैंपेन्स किए जाते थे उनका रिजल्ट क्या निकल के आया, क्या हुआ? तो इसका आंसर है ए, prepared the way for the French armies to move to different countries। तो अलग अलग लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जोश भर दिया कि भाई जो दूसरे देशों में हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, हम जाके सबको सुधार देंगे, सबका भला करेंगे। तो इसलिए क्या किया, फ्रेंच आर्मी सब अलग अलग देशों में जाने लगी जंगें लड़ने, और वहाँ पे भी हम लोग जो है वो वहाँ के राजा को हटाएंगे, इस तरीके की बातें फ्रांस में होने लगी थी जैकोबियन क्लब्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू। फ्रेंच आर्मीज किस किस देश में गई थी? तो फ्रेंच आर्मीज जो है वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड काफ़ी सारे इटली के पार्ट में। दिस क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट। फ्रेंच आर्मी कौन कौन से? तो देखो बेल्जियम में, हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, और अगर आप कहें तो जर्मनी के भी काफ़ी सारे पार्ट में वो गई थी फ्रांस की आर्मीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अबाउट थ्रू द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। तो जो जंगे फ्रेंच आर्मीज कर रही थी तो वो कौन सा आइडिया लेकर के जा रही थी? वो लेकर के जा रही थी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की भावना जो है वो फैला रही थी अलग अलग देशों में जाकर के फ्रेंच आर्मीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वॉज अंडर हिज कंट्रोल। अब नेपोलियन जो था वो जनरल था, काफ़ी अच्छा जनरल था फ्रेंच आर्मी का। जो अब टेरिटरीज, जो इलाके नेपोलियन के कंट्रोल में आए, उन इलाकों का नेपोलियन ने क्या किया? तो देखो इसका आंसर है सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स। तो काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो है नेपोलियन उन इलाकों में लाने लगा जो नेपोलियन के कंट्रोल में आए। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रूल वॉज कैरीड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम। नेपोलियन के टाइम में फ्रांस में किस तरीके का रूल जो है वो आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आया था? मोनार्की। फिर से वो खुद ही राजा बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। तो नेपोलियन ने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था? नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को, नेपोलियन ने लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट है, इसका एक और, इसी चैप्टर का ना हम लोग एक और पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें आगे के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रैशनल इन फ्रांस। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि भाई फ्रांस में और यूरोप के भी बाकी देशों में सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो इसका आंसर है ए, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। तो काफ़ी कुछ वो लेकर के आया था, काफ़ी सारे उसने रिफॉर्म्स लेकर के आया था। ठीक है, वट वॉज द सिविल कोड ऑफ 1804। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सिविल कोड है 1804 का वो क्या था। तो सिविल कोड 1804 का क्या था? तो इसका आंसर है सी, सिविल कोड ऑफ 1804 को हम लोग क्या कहते थे? नेपोलियनिक कोड भी हम लोग कहा करते थे, और इसमें क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। तो एक सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिविल कोड ऑफ 1804 में ये था, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या क्या दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया कि लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। और आप बचपन से अगर राजा के घर पैदा हुए हैं तो राजा नहीं बनेंगे, तो बर्थ राइट दिए, मतलब बर्थ के हिसाब से आप कोई राजा वाजा नहीं बनेंगे जन्म के हिसाब से। और सब लोग, पूरा का पूरे लोग जो हैं वो कानून के सामने इक्वल हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, और एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये था सिविल कोड ऑफ 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन्स वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू। तो सिविल कोड फ्रांस के अलावा और कहाँ कहाँ भेजा गया, तो डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन सारे देशों में जो है ये सिविल कोड नेपोलियन ने फैलाया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरियाज ऑफ दीज रीजन। तो गांव के इलाकों में नेपोलियन ने क्या क्या किया जो अलग अलग रीजन्स में वो फैल गया था। तो इसका आंसर है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्रीड पीजम फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यू। तो उसने बहुत अच्छा काम किया, मतलब अच्छा भी किया और क्रूअल भी था थोड़ा। तो उसने काफ़ी सारा काम करने का तौर तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। और जो वो होते थे ना किसान, उनको अपने जो लैंडलॉर्ड्स होते थे यानी कि जो ज़मींदारों से मुक्ति दिला दी, और बहुत ही अच्छे से उसने फ्यूडल सिस्टम को, ज़मींदारी वाला जो सिस्टम है वो उसने वहाँ पर यूरोप में ख़त्म करने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन टाउन्स। शहरों में वो क्या क्या बदलाव लेकर के आया। तो इसका आंसर ए है, गिल्ड restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasant, artisan workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom। तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा उसने किया। गिल्ड सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं था, ये भी समझ लीजिए, अच्छे काम तो किए थे बट बुरे भी किए थे, है ना। तो उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी फ्रांस में। गिल्ड सिस्टम वर रिमूव्ड, गिल्ड सिस्टम होता था व्यापारियों का सिस्टम कि व्यापारी एक यही व्यापारी व्यापार करेंगे और कोई नहीं करेगा, ये चीज़ हटा दी। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को मैनेज किया। जो किसान होते थे और जो कारीगर होते थे, वर्कर होते थे या फिर बिजनेसमैन होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिली अब काम करने की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके आगे हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें और 25 क्वेश्चंस और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप वॉज मिड सेंचुरी यूरोप, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड का क्या स्टेटस था 18th सेंचुरी के टाइम पर। मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर यूरोप, जर्मनी का क्या स्टेटस था। देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेज एंड कैंटन्स, दोज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरी। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, अलग अलग राजा रूल कर रहे थे और उनके अलग अलग काम चल रहे थे मिड 18th सेंचुरी यूरोप में। तो ये देखो, ये जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने एक फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम और देखेंगे। इसके थ्रू आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।